तो नेक्स्ट चैप्टर है अपना फिनॉल। एरोमेटिक कंपाउंड्स का ही पोर्शन है फिनॉल को, हम लोग बेंजीन की जस्ट बात पढ़ रहे हैं। फिनॉल क्या होता है बताओ? बेंजीन और इसके ऊपर OH, इस कंपाउंड को बोलते हैं हम लोग फिनॉल। फिनॉल को हम लोग किस नाम से जानते हैं? कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं इसको। दिस कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें तो फिनॉल एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर के ऊपर, जो एयर की प्रेजेंस में या एयर के एक्सपोजर में पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। जनरली ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 43 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 182 डिग्री सेल्सियस। फिनॉल जो होता है इसके पास में डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है, इसलिए ये खूब सारे प्रकार के जो दवाइयाँ वगैरह, मेडिसिन, ड्रग्स वगैरह, डाइज, पॉलीमर्स जैसे बेकेलाइट वगैरह, इन सब को बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। और सैलिसिलिक एसिड मेजॉरिटी दवाइयों के अंदर यूज़ किया जाता है। जैसे आपने एस्पिरिन सुना होगा, सबसे कॉमन इसका एग्जांपल होता है एस्पिरिन, जो फिनॉल से डिराइव्ड कंपाउंड है। और एस्पिरिन क्या होता है? पेन किलर होता है एक। तो फिनॉल के बारे में एक तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके पास डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टीज़ है और एक वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स इससे हम लोग सिंथेसाइज कर सकते हैं। बेकेलाइट पॉलीमर भी इसी से बनता है, खूब सारे डाइज भी जो है अलग अलग कलर की वो भी इससे बनाई जा सकती है। तो पहले इसके थोड़े क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। फिनॉल के अलग अलग हमारे पास में कंपाउंड्स होते हैं कि जैसे मान लो 2 OH ग्रुप जब आते हैं, ऑर्थो पे हो सकते हैं, मेटा पे हो सकते हैं या पैरा पे हो सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। इस फर्स्ट वाले कंपाउंड को क्या बोलेंगे? दिस कंपाउंड इज नोन एज केटेकोल, दिस इज नोन एज रिसोर्सिनॉल और इसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोक्विनॉल। हाइड्रोक्विनॉल या नॉर्मल क्विनॉल भी कह सकते हैं इसको। इसके अलावा हमारे पास में 1-2 कंपाउंड्स और हैं, जैसे OH और CH3 आ गया, तो ये आपका ऑर्थोक्रिसॉल कहलाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आपके पास में एक OH और एक COH आता है तो दिस कंपाउंड इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। और अगर यहाँ पर CHO ग्रुप आ जाए तो यहाँ CHO आएगा तो दिस इज नोन एज सैलिसल्डिहाइड। ये कंपाउंड्स हमारे यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। और बाकी जो भी IUPAC नेम के जो भी ट्रेंड्स वगैरह हैं वो सब हम लोग नोमेनक्लेचर में डिटेल में सीख चुके हैं। तो अभी हम लोग इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन से स्टार्ट कर रहे हैं। कैसे कैसे बनाया जा सकता है, कुछ मेथड्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बताओ जरा, क्या आप सोडा लाइम के साथ डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हो? बोलो। सोडा लाइम, उसके साथ में हीट, डीकार्बोक्सिलेशन। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड, मान लो आपने सैलिसिलिक एसिड ही ले लिया, तो इसको आप NaOH और CO के साथ में हीट करोगे तो COH ग्रुप जो है वो बाहर आ जाएगा और पीछे बचेगा OH, फिनॉल। सिंपल सा प्रोसेस। दूसरा प्रोसेस बेंजीन से भी बनाया जा सकता है। बेंजीन की रिएक्शन आप FeSO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं, इसका कॉम्बिनेशन दिस इज नोन एज फेंटोन्स रिएजेंट। क्या कहलाता है ये? फेंटोन्स रिएजेंट। FeSO4 प्लस H2O2 का जो कॉम्बिनेशन है ये भी किसका फॉर्मेशन करेगा? फिनॉल का फॉर्मेशन करेगा। याद रखनी है रिएक्शन। तीसरा हमारे पास में जब आप बेंजीन को ओलियम के साथ ट्रीट कर देते हो, व्हाट इज ओलियम? कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस फ्यूमिंग SO3। क्या? SO3 की फ्यूम्स साथ में यूज़ करते हैं, तो इसका जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं हाँ H2S2O7, ठीक है। तो यहाँ से पहले कंपाउंड बनेगा SO3 माइनस, ये बन जाएगा, और इस कंपाउंड को आपने फ्यूज्ड NaOH के साथ ट्रीट कर दिया, या सोडियम फ्यूजन मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्यूजन हम लोग बोल सकते हैं। फ्यूज्ड NaOH के साथ में जब आप ट्रीट करोगे तो यहाँ से कंपाउंड बन जाएगा O माइनस एंड Na प्लस, और इसकी रिएक्शन आपने करवा दी HCl के साथ, H प्लस अप्लाई हो जाएगा इस पर और कंपाउंड क्या बन जाएगा? OH। तो ये फ्यूज़न से भी हम लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। और क्या मेथड्स हमारे पास में हो सकते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की सहायता से बना सकते हो, बोलो क्या मेथड होता है?
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपने कोई भी मान लो जैसे क्लोरोबेंजीन ले लिया, इसकी रिएक्शन आपने Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर करवाई, तो यहाँ से बनेगा फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये बना। और इसकी रिएक्शन आपने मान लो H2O के साथ करा दी, तो ये यहाँ से नेगेटिव चार्ज यहाँ से H+ को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। एसिडिक हाइड्रोजन एसिड बेस रिएक्शन होती है और कंपाउंड, सॉरी ये है ना, ये तो बेंजीन बन गया। अगर H2O के साथ डायरेक्ट ट्रीट कर दोगे तो बेंजीन बन जाएगा। लेकिन दूसरा मेथड क्या है कि आप O2 गैस के साथ रिएक्शन कराओ फॉलोड बाई H3O+। किसी भी प्रकार का अल्कोहल जो है वो O2 के साथ रिएक्शन कराने पर बन सकता है। तो यहाँ से कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये OH। और मान लो अगर हम लोग इसकी रिएक्शन CO2 फॉलोड बाई H3O+ करवाते तो किसी भी प्रकार का कार्बोक्सिलिक एसिड भी यहाँ से बनाया जा सकता है। तो हमारे लिए ये मेथड इंपॉर्टेंट है। फिनोल जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवानी है O2 फॉलोड बाई H3O+, तो इससे फिनोल बनेगा। ठीक, और क्या मेथड हो सकता है, आप बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड को भी यूज़ कर सकते हो। बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड जो स्टेबल होता है आपका स्टेबल 8025 डिग्री सेल्सियस, इसका डीएमिनेशन रिएक्शन, बेंजीन बनाने का तरीका याद है आपको। डीएमिनेशन अगर करवाना हो तो क्या करोगे, ETOH या H3PO2 के साथ में ट्रीट करते हो तो ये N2 हट जाता था और बेंजीन बन जाता था, N2 हट जाता था पूरा। और अगर आपको इसमें OH लाना है तो आप H2O के साथ ट्रीट कर दो, कॉपर की प्रेजेंस में हीट कर दो, तो यहाँ से कंपाउंड क्या बन जाएगा, फिनोल। H3PO2 या ETOH के साथ में डीएमिनेशन हो जाता है, ठीक है ना। तो फिनोल बनाने का एक ये कॉमन मेथड और है हमारे पास में। इसके अलावा हमारे पास में एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है, दैट इज़ नोन एज डाउस प्रोसेस। डाउस प्रोसेस क्या होता है, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन आपने KOH के साथ में करा दी, हाई हीटिंग, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो यहाँ से पहले कंपाउंड हमारा बनेगा O- एंड K+, ठीक है, पोटेशियम फिनॉक्साइड बन गया। और इसकी रिएक्शन आपने करवा दी HCl के साथ, तो यहाँ से कंपाउंड क्या बन गया, OH, फिनॉल बन जाएगा। ये कॉमन मेथड्स हैं। एक लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है, दैट इज नोन एज क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, या क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड रिएक्शन भी आप कह सकते हो इसको, ठीक है, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड रीअरेंजमेंट रिएक्शन। पहले फॉर्मेट समझ लेते हैं। क्यूमीन अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले बनाया था, ये कंपाउंड, दिस कंपाउंड इज नोन एज क्यूमीन, और इसकी रिएक्शन आपको करवानी है O2 H2O लिखा हो या H3O+ लिखा हो, उसके साथ में आपको हीट करनी है। O2 या H+ ऐसे लिखा हो सकता है, O2 फॉलोड बाई H2O या O2 फॉलोड बाई H3O+ के साथ हीटिंग। तो इससे हमारा जो कंपाउंड बनेगा, एक तो बनेगा फिनॉल और इसका बाई प्रोडक्ट जो है वो बनेगा एसीटोन। अभी जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें इसका क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड रिएक्शन का बाई प्रोडक्ट पूछा था, दैट इज नोन एज एसीटोन। इस रिएक्शन का हम लोगों को मैकेनिज्म सीखना है। देखो, सबसे पहले तो क्यूमीन बनाना सीख लेते हैं। रीअरेंजमेंट रिएक्शन हम लोग समझ रहे हैं। बेंजीन से क्यूमीन कैसे बनाओगे बताओ। मान लो हमने कंपाउंड ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन आपने करा दी HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा दैट इज क्यूमीन CH3 CH एंड CH3, ये बन जाएगा। और इसकी रिएक्शन जैसे ही आप O2 के साथ में करवाओगे तो यहाँ से क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। व्हाट इज क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, यहाँ पर ऑक्सी लिंकेज जनरेट हो जाएगा इस तरीके से, ये कहलाएगा, दिस इज कंपाउंड इज नोन एज क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड। ये कंपाउंड हमारा था क्यूमीन। अब इसमें आप H+ अप्लाई करोगे तो ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन यहाँ से H+ को एक्सेप्ट करेगा, तो कंपाउंड क्या बना, बेंजीन CH3 OH2+ बन गया। और इसमें से H2O को बाहर निकालना है तो यहाँ से ये pH जो है ना, ये शिफ्ट होता है, pH का माइग्रेशन होता है। समझ में आ गया ना, फिनाइल शिफ्ट, फिनाइल माइग्रेशन लिख देते हैं,
फिनाइल का यहाँ से माइग्रेशन होगा और यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा। तो कंपाउंड क्या बन गया, देखो CH3C CH3O और इस पर ये बेंजीन। इतनी बात समझ में आ गई। यहाँ चार्ज क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर H2O का अटैक होगा और उसमें से एक, तो पहले देखो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH3OH2 प्लस बनेगा और ये O और इसके ऊपर ये बेंजीन। अब यहाँ से एक H प्लस बाहर आएगा जो ये ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर लेगा। तो कंपाउंड क्या बना, CH3C CH3 और ये बन गया OH और ये OH, मतलब ये प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया यहाँ से, ये कंपाउंड बन गया। और अब इसका लॉन पेयर जो है वो इधर आएगा और इसको यहाँ से लीव करवा देगा और इसमें से एक H प्लस बाहर भी आ जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट्स क्या बन गए, CH3C डबल बॉन्ड O CH3, एक तो बन गया एसीटोन और साथ में हमारा बन जाएगा फिनॉल। आगे बात समझ में। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिंपल है, क्यूमेन हाइड्रोपेरोक्साइड रिएक्शन का रीअरेंजमेंट आपको अच्छे से याद रखना है। समझ में आ गया। इसमें जो RDS है वो रीअरेंजमेंट वाला प्रोसेस है, यहाँ से ये जब ग्रुप इधर माइग्रेट करता है, दिस इज द RDS। अब बात करते हैं हम लोग इसके केमिकल रिएक्शंस की। फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं इसके क्वेश्चन के आने के। सबसे पहली बात करते हैं कि फिनॉल जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। कैसे नेचर का है, अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है, किसी भी अल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक है। इसकी जो pK वैल्यू है वो अप्रॉक्सीमेट होती है 10, जबकि अल्कोहल की pK वैल्यू जो है वो 15.7 से ज़्यादा ही होती है, ग्रेटर देन 15.7। ROH की pK वैल्यू जो है हमेशा उल्टा लिख दिया क्या, पहले सही लिखा था। अल्कोहल की pK वैल्यू हमेशा 15.7 से ज़्यादा होती है। 15.7 बेसिकली H2O की pK वैल्यू, इसमें एक्सेप्शन होता है, मिथेनॉल 15.5 पे होता है। मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। बाकी कोई भी आप अल्कोहल लोगे हमेशा वो उसकी वैल्यू pK 15.7 से ज़्यादा है, मतलब जो कोई भी अल्कोहल है वो फिनॉल से कम एसिडिक होता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे 3 NO2 ग्रुप लगाते हैं जिसको हम लोग पिक्रिक एसिड बोलते हैं, उसकी तो वैल्यू 0.72 पे चली जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। तो पहली चीज़ समझ में आ रही। दूसरी बात कि फिनॉल जब H प्लस को रिलीज कर देगा तो यहाँ से कंपाउंड क्या बन जाएगा, फिनॉक्साइड आयन। दिस कंपाउंड इज नोन एज फिनॉक्साइड आयन। और ये आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, हाईली एक्टिवेटेड रिंग होती है। कैसे बनी, NaOH के साथ में रिएक्शन कराई, दिस इज एसिड बेस रिएक्शन, सिंपल सा प्रोसेस है। ये O- और Na प्लस बना देगा, दैट इज नोन एज सोडियम फिनॉक्साइड। इतना क्लियर। दूसरे टाइप की रिएक्शन कि भाई फिनॉल के अंदर एसिडिक हाइड्रोजन की प्रेजेंस है, इसका पता कैसे लगा, तो आप इसकी सोडियम मेटल टेस्ट करवा दो, सोडियम के साथ ट्रीट कर दोगे तो ये क्या करेगा, कंपाउंड हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन्स विल रिलीज H2 गैस। क्यों, ये हाफ मोल H2 गैस को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। तो हाफ मोल H2 गैस रिलीज होने का मतलब ही है कि इसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन की प्रेजेंस है। तीसरे टाइप की जो रिएक्शन है वो कौन सी होगी, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट NaHCO3 टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो फिनॉल जो है वो NaHCO3 टेस्ट क्या करता है, नेगेटिव शो करता है, कोई रिएक्शन नहीं करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट है क्या, वो सारे कंपाउंड्स जो कार्बोनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड हो वो हमेशा पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं और CO2 गैस लिबरेट करवाते हैं। तो अगर CO2 गैस लिबरेट होती है इसका मतलब पॉजिटिव टेस्ट आया। या अल्टरनेटिवली हम लोग बोल सकते हैं कि जिस कंपाउंड की pK वैल्यू 6.4 से कम हो, कार्बोनिक एसिड की pK वैल्यू कितनी होती है 6.4, उससे कम pK वैल्यू जिसकी भी होगी वो हमेशा सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या करेगा, पॉजिटिव शो करेगा। तो फिनॉल ये टेस्ट शो करता नहीं क्योंकि इसकी pK वैल्यू 10 थी, है ना। या इसका रिएक्शन का कंसेप्ट क्या है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो वीक एसिड के सॉल्ट में से उसको डिस्प्लेस कर देता है, इसका रिवर्स जो है वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक। अब नाइट्रोफिनॉल्स की अगर हम लोग बात करें तो जैसे मान लो यहाँ पर NO2 आ गया तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट ये भी क्या करेगा, नेगेटिव शो करेगा। इनफैक्ट ऑर्थो वाला भी ये टेस्ट क्या करता है, नेगेटिव शो करता है, ऑर्थो नाइट्रो, इसमें भी नेगेटिव, इसकी pK वैल्यू लगभग 7.2 के आसपास होती है। लेकिन एक्सेप्शनल डाटा क्या है कि देखो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर अगर कंपैरिजन करें तो ज़्यादा एसिडिक कौन होता है,
पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रो, कारण कि इसमें एच बॉन्डिंग की वजह से हाइड्रोजन ट्रैप्ड है। तो ये टेस्ट जो है ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है, पॉजिटिव टेस्ट आएगा। इसके अलावा डाइनाइट्रोफिनॉल्स हो गए मान लो, जैसे OH, NO2 एंड NO2, ये कंपाउंड भी टेस्ट क्या करेगा, पॉजिटिव शो करेगा। पिक्रिक एसिड ये तो करेगा ही, क्योंकि इसकी पीके वैल्यू जो है वो कितनी होती है 0.72, हाईली एसिडिक नेचर का है। ये भी सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या करेगा, पॉजिटिव। और जहाँ जहाँ पॉजिटिव आएगा वहाँ CO2 गैस लिबरेट होगी। तो मान लो जैसे कोई कार्बोक्सिलिक है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट को भी समझ लो, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसकी रिएक्शन जब आप NaHCO3 के साथ में करवाते हो तो यहाँ से कंपाउंड बनेगा RC डबल बॉन्ड O माइनस एंड Na+, और साथ में बनेगा H2CO3। दिस इज नथिंग बट H2O प्लस CO2। तो CO2 गैस इसमें रिलीज हो रही। अब पीके वैल्यू इसकी कितनी है 6.4, इसकी पीके वैल्यू 6.4 है। कार्बोक्सिलिक एसिड इसकी पीके वैल्यू जो है वो लेस देन होगी आपकी किससे, 6.4 से कम ही होगी। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये आपका क्या है, वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग से वीक एसिड बनता है, वीक से स्ट्रॉन्ग नहीं बनता। तो अगर मान लो फिनॉल में यहाँ पर अगर Na2CO3 बनता है तो Na2CO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है फिनॉल से, क्या सॉरी H2CO3 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो एक चीज़ तो ये खास ध्यान रखनी है कि कौन कौन से कंपाउंड्स हमारे पॉजिटिव सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट देते हैं, ठीक। इसके बाद में हमारे पास में फिनॉल के कुछ लैब टेस्ट भी आते हैं, लैब टेस्ट, इसके बारे में बात करते हैं। अब ये POC का पोर्शन है। देखो एल्कोहल के लैब टेस्ट के बारे में अगर हम लोग पर्टिकुलर बात करें तो कोई भी अगर आपके पास में एल्कोहल है तो इसको हम लोग सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ में ट्रीट करते हैं। तो पहला जो ग्रुप रिएजेंट होता है ना एल्कोहल का, एल्कोहल की पहचान करने के लिए हम लोग सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का यूज़ करते हैं। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ में ब्लड रेड कलर अगर मिल जाता है तो इसका मतलब वो एक एल्कोहल है। सेरिक अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है, देखो ये रिएक्शन क्या होती है, मान लो ROH है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी NH3 होल ट्वाइस CeNO3 होल 6। दिस कंपाउंड इज नोन एज सेरिक अमोनियम नाइट्रेट विच इज एन येलो सॉल्यूशन। क्या होता है ये, येलो कलर का एक सॉल्यूशन। दिस NH3 होल ट्वाइस CeNO3 होल 6। तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट बोलेंगे तो कोई भी अल्कोहल इसके साथ में जब रिएक्शन करेगा तो यहाँ से कंपाउंड बनेगा ROH होल ट्वाइस CeNO3 होल 6। इस टाइप से एक कंपाउंड बना देगा, है ना, एल्कोक्सी सीरियम इसको बोलते हैं। तो इस कंपाउंड का जो है वो ब्लड रेड कलर मिलता है हम लोगों को। अब ये फिनॉल के साथ में भी टेस्ट आता है। फिनॉल में थोड़ा सा ग्रीनिश ब्राउन कलर का टाइप का टेस्ट वो कलर आ जाता है इसमें, अदरवाइज बाकी ब्लड रेड कलर इसमें मिल जाता है। तो ये ग्रुप रिएजेंट है, ध्यान रखना है एल्कोहल का, दैट इज सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। तो अगर कोई कंपाउंड सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट पॉजिटिव दे रहा है दैट मीन्स वो एक पोटेंशियल एल्कोहल है। फिर हम लोग पता करते हैं कि भाई वो एल्कोहल हमारा एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। भाई दोनों में से कुछ भी तो हो सकता है, एलिफेटिक या एरोमेटिक में से। तो एलिफेटिक एल्कोहल्स के लिए टेस्ट होता है दैट इज नोन एज लुकास रिएजेंट टेस्ट। अब वैसे ये सारी बातें आप लोग ऑलरेडी रिएक्शन मैकेनिज्म के दौरान पढ़ चुके हो। लुकास रिएजेंट टेस्ट क्या होता है, लुकास रिएजेंट क्या होता है, कंसंट्रेटेड HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो कोई भी एल्कोहल अगर है और अगर ये 1 डिग्री है तो ये लुकास रिएजेंट के साथ में 30 मिनट्स का टाइम लेगा टर्बिडिटी ऑब्टेन करवाने में। 30 मिनट्स में टर्बिडिटी आएगी, धुंधलापन आएगा इसमें, ठीक है, अविलता जिसको हम लोग बोलते हैं। 2 डिग्री एल्कोहल अगर है तो ये आपका लुकास रिएजेंट के साथ में 5 मिनट का समय लेगा टर्बिडिटी के लिए। और 3 डिग्री एल्कोहल जो है वो आपका लुकास रिएजेंट के साथ में इंस्टेंट टर्बिडिटी देता है, ठीक। इसके अलावा हमारे पास में एक बात और थी कि जो फिनॉल होता है, फिनॉल लुकास रिएजेंट के साथ में रिएक्शन नहीं करता, ये नेगेटिव टेस्ट आता है। तो इस बात को ध्यान रखना है। कारण क्या है कि लुकास रिएजेंट में कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है टेस्ट में, और फिनॉल के साथ में ये OH जो है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रख रहा है और बेंजीन पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो इसका लुकास रिएजेंट टेस्ट हमेशा ही क्या आता है, नेगेटिव। एक एक्सेप्शनल बात इसमें और क्या है कि भाई हमारे पास में कंपाउंड जो है अगर बेंजाइल एल्कोहल है, इसकी लुकास रिएजेंट के साथ में कराओगे रिएक्शन तो यहाँ से भी कंपाउंड क्या बन गया, CH2Cl
ये कंपाउंड किसका बनता है, यहाँ पे RCl का फॉर्मेशन होता है, लेकिन इसमें भी आपकी इंस्टेंट टर्बिडिटी आती है। क्या, ऐसा क्यों? क्योंकि बेंजाइल कार्बोकेटाइन हाईली स्टेबल होता है, तो फिनोल ये टेस्ट नहीं देगा। इंस्टेंट टर्बिडिटी आने का मतलब 3 डिग्री भी हो सकता है या बेंजाइल अल्कोहल भी हो सकता है। तो अब हम लोग पर्टिकुलर फिनोल का टेस्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास हमारा है टेस्ट फॉर इनोल या फिनोल। देखो, इनोल या फिनोल का क्या मतलब है? इनोल का मतलब है C डबल बॉन्ड C और OH, डबल बॉन्ड पर OH की उपस्थिति। फिनोल में भी तो यही है, डबल बॉन्ड पर आपका क्या है, OH। तो इन दोनों ही प्रकार के कंपाउंड्स के लिए ये कॉमन टेस्ट है, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। अभी देखो, फिनोल कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि फिनोल ही है, अभी हम लोग पता लगा रहे हैं कि फिनोल हो सकता है, ठीक है। तो न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट कोई भी इनोल या फिनोल के साथ में जब आप करवाते हो, तो यहाँ से मान लो फिनोल है और इसके अंदर आपने न्यूट्रल FeCl3 डाल दिया, तो ये क्या करेगा, इसके साथ में कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। FePHO6 3- साथ में बनेगा 3HCl और साथ में बनेगा 3H+। ये जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, दिस इज ए वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स। ये आपकी जो स्क्रीन है, इसी तरीके का कलर इसमें मिलता है, वॉयलेट कॉम्प्लेक्स मिलता है। तो अगर कोई कंपाउंड उसमें न्यूट्रल FeCl3 डालने पर वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसका मतलब वो आपका इनोल या फिनोल है। अभी इसमें कंफर्मेशन नहीं हुआ कि कंपाउंड फिनोल ही है, क्या ये इनोल भी हो सकता था कोई दूसरा, ठीक है ना। तो ये एक आपका क्या है, ऑब्जर्वेशन टेस्ट है। अब कंफर्मेटरी टेस्ट हम लोगों को अलग से सीखना पड़ेगा, जिससे कंफर्म हो जाएगा कि कंपाउंड हमारा क्या है, फिनोल ही, क्योंकि वॉयलेट कलर जो है वो इसके साथ भी आ सकता है या इनोल के साथ में भी मिल सकता है। क्लियर? तो नेक्स्ट हमारा है कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर फिनोल, उसको हम लोग बोलते हैं दैट इज लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, अभी जो अपन ने ये कॉम्प्लेक्स लिखा है, ये कॉम्प्लेक्स आपको याद रखना है, क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है जेईई में। वॉयलेट कलर किस कॉम्प्लेक्स का आ रहा है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है। तो लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट क्या होता है, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है फॉर फिनोल। देखो, हमारे पास में फिनोल की रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं, NaNO2 प्लस H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इससे हमारा कंपाउंड बनता है दैट इज HNO2 नाइट्रस एसिड, जो एक अनस्टेबल एसिड होता है, इन सिटू फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो जब आप फिनोल को नाइट्रस एसिड के साथ में ट्रीट कर देते हो, तो यहाँ से देखो, हम लोग लास्ट क्लास में भी सीख चुके हैं कि HNO2 H+ एक्सेप्ट करके NO+ आयन बनाता है। भाई देखो, ये HON डबल बॉन्ड O, ये HNO2 है, ये H+ अगर एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ से कंपाउंड बन गया HOH पॉजिटिव और ये N डबल बॉन्ड O, और इसमें से H2O का मॉलिक्यूल क्या आएगा, बाहर, और H2O का मॉलिक्यूल बाहर आ गया तो पीछे बच गया NO+, ये बन गया। तो ये एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल है हमारा, ये बात समझ में आती है। तो HNO2 के साथ में देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी हम लोग पढ़ ही चुके। तो NO ग्रुप जो है वो क्या करता है, इसके पैरा लोकेशन पर जाकर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर देता है। यहाँ से कंपाउंड क्या बन गया, पैरा नाइट्रोसोफिनोल बन गया। पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसका मैकेनिज्म जानते हैं, और इसके मैकेनिज्म के दौरान इसमें कैटाइन बनता है। यहाँ से यहाँ तक प्रोसीड करते समय क्या बनता है, एक कैटाइन बनता है। तो शुरुआत में हमें एक ग्रीन कलरेशन ऑब्टेन होता है, क्या बनता है, ग्रीन कलर उसका ऑब्टेन होता है। तो ध्यान से समझना, फिनोल में NaNO2 H2SO4 डालोगे, हीट करोगे तो शुरुआत में आपको ग्रीन कलरेशन ऑब्टेन होगा, ठीक। इस कंपाउंड के अंदर आपने थोड़ा सा फिनॉक्साइड आयन और मिला दिया, फॉलोड बाई H+ आपने हीटिंग कर दी। तो मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो फिनॉक्साइड आयन है, देखो मैकेनिज्म में मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ से एक कंपाउंड बनेगा OH N डबल बॉन्ड और ये बेंजीन इस तरीके से, और ये डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं पैरा, या इसको सॉरी बोलते हैं इंडोफिनोल। दिस कंपाउंड इज नोन एज इंडोफिनोल, और इसका रेड कलरेशन मिलता है। पहले समझ लो, फिर लास्ट में हम लोग इसका मैकेनिज्म सीखते हैं।
और इसकी रिएक्शन जब आप NaOH के साथ में हीट कर देते हो तो NaOH OH माइनस यहाँ से H प्लस ले जाएगा, तो यहाँ से कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये O माइनस और Na प्लस, N डबल बॉन्ड, ये रिंग इस तरीके से, और ये डबल बॉन्ड O, इसको बोलेंगे इंडोफिनोलेट आयन, और ये आपका होता है ब्लू कलर का। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, ये कैसे बना ये समझो। ये तो एसिड बेस रिएक्शन हुई, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसमें क्या हुआ कि ये जो फिनॉक्साइड आयन है आपके पास में O माइनस, ये O माइनस यहाँ से रेजोनेंस करेगा, तो ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होकर इस पे नेगेटिव चार्ज बनेगा। तो देखो कंपाउंड क्या बन गया इसका, ये डबल बॉन्ड O और यहाँ चार्ज बन गया नेगेटिव। ये नेगेटिव जो है ना, ये इस नाइट्रोजन के ऊपर जाकर अटैक करता है, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये N डबल बॉन्ड सिस्टम तो बन ही गया, सॉरी पहले तो N सिंगल बॉन्ड O वाला सिस्टम बन गया। फिर इसमें से क्या देखो कंपाउंड क्या बना, मैं शॉर्ट तरीका आपको समझा रहा हूँ, ये OH, ये N और ये O माइनस, और ये यहाँ से रिंग इस तरीके से, यहाँ से एक H बाहर निकलेगा, और ये H प्लस तो हम लोग अलग से डाल ही रहे, तो ये OH बन ही गया। यहाँ से एक H बाहर निकल के इसको H2O के रूप में बाहर कर देगा, तो ये क्या बन गया, N डबल बॉन्ड N सिस्टम। आगे ना समझ में, ये इस तरीके से रिएक्शन हो रही है, ये यहाँ से H2O के मॉलिक्यूल को बाहर कर देगा। तो ये शॉर्ट तरीका मैंने आपको समझा दिया है। मेन अपन को सीखने वाली बात क्या है वो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पर। देखो सबसे पहली चीज ये ग्रीन, दूसरा ये रेड, और तीसरा ब्लू। तीन कलर की सीक्वेंस ऑब्टेन हो रही है। शुरुआत में क्या हुआ कि हमारे पास में अननोन कंपाउंड था, हमने न्यूट्रल FeCl3 डाला। ये अगर वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स मिलता है तो इसका मतलब वो कंपाउंड इनोल या फिनोल में से कोई एक है। फिर हमने क्या करा, अननोन कंपाउंड के अंदर NaNO2H2SO4 डाल के हीट कर दिया, तो हमें शुरुआत में कैटाइन बनने की वजह से एक ग्रीन कलरेशन ऑब्टेन होता है। फिर उसके बाद में हमने थोड़ा सा फिनॉक्साइड आयन और H+ मिला दिया उसके अंदर और हीट किया, तो हमें रेड कलरेशन ऑब्टेन हो जाता है। जो ग्रीन कलर मिला था वही कन्वर्ट हो रहा है किस में, रेड में। ठीक है, रेड कलर जो है वो एक न्यूट्रल कंपाउंड का है। देखो ग्रीन कलर किसका था, कैटाइन का। रेड कलर जो है वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है आपका, और जो ब्लू कलर है वो आपका एनाइन है। तो आपको रेड कलर मिला और उसमें आपने NOH डाल के हीट कर दिया, तो आपको इंडोफिनोलेट आयन का ब्लू कलर मिल जाएगा। तो कलर सीक्वेंस ऑब्टेन हो गई ग्रीन, रेड एंड ब्लू। तो अगर ऐसी कलर सीक्वेंस ऑब्टेन होती है तो ये चीज़ निश्चित है कि हमारा कंपाउंड क्या था, फिनोल। आगे बात समझे। इस पूरे टेस्ट को क्या बोलते हैं, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। इसमें याद रखने वाली बातें कौन कौन सी है, ग्रीन कलर होता है कैटाइन का, रेड कलर होता है एनाइन का, सॉरी न्यूट्रल का, और ब्लू कलर होता है एनाइन का। आपसे इनका स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है कि रेड कलर जो है लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में किस कंपाउंड का आता है, वो इंडोफिनोल का आता है, या ब्लू कलर है तो वो इंडोफिनोलेट आयन का है। आगे बात समझे। इस पूरी बात को याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। कहाँ लिखे अपन इसको, येलो कलर से लिखते हैं। देखो यहाँ लिख दूं, लिबरमैन के साथ PHOL, इसको फुल पढ़ लोगे, लिबरमैन के साथ फुल नाची हेलन। हेलन पता है क्या तुम्हें, हेलन पता है, हेलन का नाम सुना है कि नहीं सुना, शोले मूवी देखी, उसमें एक नचनिया थी वो महबूबा वाले गाने पर, पता है कि नहीं पता है ना, वो सलमान खान की माँ है, पता तुम्हें है? ये नहीं पता, वो सौतेली माँ है सलमान खान की, ठीक है ना। हाँ, तो हेलन जो है वो जो नचनिया होती है उसका नाम हेलन, ठीक है। एक हेलेना अलग थी जो बिंदुसार की वाइफ थी, वो अलग थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की, ये हेलन अलग है ना, नचनिया वाली हेलन है। तो लिबरमैन के साथ फुल नाची हेलन, क्या देख के सीना गरीब का।
लिबरमैन के साथ फुल नाची हेलन देख के सीना गरीब का। ठीक है, अब इसको डिकोड कैसे करो। लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में फिनोल पर नाइट्रस एसिड डालने पर हरा, लाल और नीला रंग प्राप्त होता है। हरा रंग होता है केटाइन का, लाल होता है न्यूट्रल का, नीला होता है एनाइन का। और अगर ये हिंदी नहीं समझ में आती तो अंग्रेजी का जुगाड़ भी है, ग्रीन, रेड और ब्लू। आगे बात सुन, याद रख लोगे इसको। तो ये हो गया आपका लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन जो है वो पढ़ रहे हैं। अब कुछ देखो सिंपल सी रिएक्शन है कि मान लो आपने फिनोल को जिंक डस्ट के साथ में हीट कर दिया, क्या बनेगा बताओ? बेंजीन बन जाएगा। फिनोल की रिएक्शन H2Na के साथ में करा दोगे तो क्या बनेगा? साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा। बेंजीन का तो रिडक्शन होता ही है ना, साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाएगा। अच्छा, फिनोल जो है ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव देता है, ये तो पता ही ना। एक ब्रोमीन वाटर टेस्ट के बारे में भी एक लाइन लिख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर नोट बना के लिख लेते हैं या इसके पीछे वाले पे लिख लेते हैं। फिनोल ऑल्सो गिव्स ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव। ट्राइब्रोमोफिनोल का फॉर्मेशन होता है इसमें, है ना। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। हाँ, साइक्लोहेक्सेनॉल बन गया। अब इसके अंदर देखो छोटी छोटी सी रिएक्शन है कि हम लोग फिनोल या एनिलीन की रिएक्शन Na2Cr2O7 H2SO4 एंड H2O के साथ में आपने हीट कर दिया, तो यहाँ से कंपाउंड क्या बनेगा? बेंजोक्विनोन। ये काम फिनोल में भी होगा और यही रिएक्शन सेम आपकी एनिलीन में भी होती है। आप Na2Cr2O7 लो चाहे K2Cr2O7 लो, एक ही बात है। मोस्टली प्रीफर्ड हमारा Na2Cr2O7। इसके अलावा हमारे पास में फिनोल का एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन और होता है जिसको बोलते हैं K2S2O7 के साथ में आपको हीट करना है। तो यहाँ से जो कंपाउंड बनता है दैट इज, एक तो बनेगा केटेकोल और एक बनेगा हाइड्रोक्विनोल। ऑर्थो वाला और पैरा वाला प्रोडक्ट बनता है। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज एल्ब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। क्या? एल्ब्स पर सल्फेट ऑक्सीडेशन। अलग अलग रिएक्शंस लिखते जा रहे हैं बस, इनके कोई मैकेनिज्म्स आपसे नहीं पूछने वाला, आपको सीधा रिएजेंट पता होना चाहिए। अब एक आपको मैं रिएक्शन और बता रहा हूं, ध्यान से समझना। यूरोट्रोपिन पता है आपको? यूरोट्रोपिन क्या होता है? देखो, फॉर्मल्डिहाइड HCHO और इसकी रिएक्शन हम लोग 4 मोल्स ऑफ अमोनिया के 6 मोल्स ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड 4 मोल्स ऑफ अमोनिया जब आप आपस में हीट कर देते हो तो यहां से कंपाउंड बनता है CH2 6N4। ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं यूरोट्रोपिन। क्या बोलते हैं? दिस इज एन यूरिनरी एंटीसेप्टिक। यूरिनरी एंटीसेप्टिक ये होता है कंपाउंड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके से होता है। ये 4 नाइट्रोजन CH2, या इसको ऐसे बना देते हैं, ये जो कंपाउंड है ना इसको बोल रहे हैं हम लोग यूरोट्रोपिन। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, फिनोल की रिएक्शन यूरोट्रोपिन के साथ में करानी है। CH2 6N4 के साथ में फिनोल को आप यूरोट्रोपिन के साथ जब आप ट्रीट करोगे तो उस कंडीशन में कंपाउंड बन जाएगा OH और यहाँ पर एक CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ये वाला। एग्जैक्टली इसके साथ में जो है ग्लिसरॉल भी होता है ना, ग्लिसरॉल होता है और आपका BaOH होल थ्राइस भी होता है साथ में, और भी प्रिसाइज कंडीशंस की अगर बात करें, लेकिन जनरली हम लोग यूरोट्रोपिन के साथ में देख रहे हैं। तो सैलिसल्डिहाइड बन जाता है इसमें, और यहाँ पर भी कंपाउंड से सैलिसल्डिहाइड मेजर आपका ऑर्थो वाला होता है। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज डफ रिएक्शन। क्या कहलाती है? डफ रिएक्शन। आगे बात समझ में, याद रखोगे इस बात को।
जो एडवांस में अभी आने लायक चीज़ें हैं सब कुछ कवर करते हुए हम लोग चल रहे हैं साथ में। इसके अलावा फिनोल की रिएक्शन आपने करा दी फॉर्मल्डिहाइड के साथ में, HCHO OH- फॉलोड बाई H+ के साथ आपने हीट कर दिया, H+H2 के साथ में हीट कर दिया, ठीक है। तो OH- क्या करेगा, यहाँ से H+ ले जाएगा, बोलो। तो पहले क्या बना देखो कंपाउंड O-, ये O- जो है वो क्या करेगा बताओ, रेजोनेंस करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट होगा, चार्ज क्या बना नेगेटिव। और फॉर्मल्डिहाइड के साथ में ये क्या हुआ, इसमें गड़बड़ हो रही, कोई नहीं, अभी चल तो रहा है ना, हाँ ये हो गया हमारा। तो ये O- इस पर अटैक करेगा तो ये क्या बन गया यहाँ से कंपाउंड बताओ, ये डबल बॉन्ड O और ये CO- और H2, यहाँ से एक H बाहर निकलेगा, H+ हम लोग सप्लाई कर ही रहे, तो ये क्या बन गया OH, ये H यहाँ से बाहर निकल के इधर शिफ्ट होगा, O- और H वापस आ जाएगा। तो देखो फाइनल कंपाउंड क्या बना, बेंजीन फिनोल पर एक तो बन गया CH2OH ऑर्थो पे, और इसके साथ में बन जाएगा पैरा पर। ये काम पैरा पर भी तो हो सकता है। ये शॉर्ट मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर, इसके ऊपर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, अपन को तो सीधा याद रखना है। ये कंपाउंड HCHO OH- के साथ में ट्रीट कर रहे हैं हम लोग, तो ये कंपाउंड बन गया। और इस कंपाउंड को यदि आपने HCHO के एक्सेस के साथ में ट्रीट कर दिया, HCHO OH- या H+ के साथ एक्सेस में आपने हीट कर दिया, तो यहाँ से एक स्पेसिफिक टाइप का कंपाउंड बनता है, इस टाइप से देखो, देखो ये इस टाइप से जो लीनियर चेन बनती है ना, इसको तो बोलते हैं नोवलेक। ये कंपाउंड एक पॉलीमर है, दैट इज नोन एज नोवलेक। समझ में आ रही है बात। और अगर ऐसा क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बन जाए तो दिस कंपाउंड इज नोन एज बेकेलाइट। जो हमने ये बात शुरुआत में ही कर ली थी कि फिनोल से बेकेलाइट का फॉर्मेशन होता है। दिस इज नोन एज, बहुत ही हार्ड पॉलीमर होता है ये, याद रख लोगे। दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज नोन एज लेड्रर मेनासे रिएक्शन। क्या क्या बोलेंगे इसको, लेड्रर मेनासे रिएक्शन। क्लियर हो गई बात। कोल्बे श्मिट कार्बोक्सिलेशन, कोल्बे श्मिट कार्बोक्सिलेशन सिंपल सा प्रोसेस होता है कि हमारे पास में फिनोल होगा, इस फिनोल की रिएक्शन आप NaOH फॉलोड बाई CO2 फॉलोड बाई H3O+ आप हीटिंग कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से जो कंपाउंड बनेगा, देखो इसको कोल्बे श्मिट रिएक्शन भी कह देते हैं हम लोग। यहाँ से कंपाउंड बनेगा COH, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। ये मेजर कंपाउंड बनेगा क्योंकि इसमें H बॉन्डिंग हो ही रही है अपनी। इसका मैकेनिज्म सिंपल सा है कि भाई हमारे पास में जो NaOH है वो क्या करेगा, यहाँ से H+ को ले जाएगा, तो ये फिनॉक्साइड आयन बना देगा O-, ये O- रेजोनेंस करके यहाँ पे चार्ज क्या क्रिएट करेगा, नेगेटिव, जो CO2 के ऊपर अटैक करेगा इस तरीके से। तो कंपाउंड क्या बना, ये डबल बॉन्ड O, ये C डबल बॉन्ड O एंड O-। अब यहाँ से एक H बाहर आएगा, वो इसके ऊपर शिफ्ट हो गया यहाँ पर, तो कंपाउंड बन गया ये वापस एरोमेटाइजेशन, ये O- और यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O OH, और इसको हम लोग H+ अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से कंपाउंड बन जाएगा OH एंड COH।
सैलिसिलिक एसिड जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, सिंपल सा प्रोसेस है। अब सैलिसिलिक एसिड हम लोगों ने बना लिया है, तो इसके कुछ डेरिवेटिव्स हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक अम्ल के व्युत्पन्न, है ना। हम लोगों ने बात करी थी भाई सैलिसिलिक एसिड जो होता है वो बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, मतलब हमारे मेडिसिन वगैरह में खूब यूज़ होता है। तो अब देखो ध्यान से समझना, फर्स्ट नंबर हम लोग पढ़ने हैं, दैट इज एस्पिरिन। ठीक है, एस्पिरिन कैसे बनता है, देखो हमारे पास में फिनॉल होगा, उसके ऊपर एक COH, तो ये सैलिसिलिक एसिड हम लोग ले रहे हैं। सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं CH3C डबल बॉन्ड O Cl इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, या तो ये ले लो। अच्छा, इसकी जगह पर वो कई बार ACCl लिखते हैं शॉर्ट में। ठीक है, एक ही बात है। AC ग्रुप क्या होता है, CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है। ठीक है, और या फिर इसकी जगह पर आप एनहाइड्राइड भी ले सकते हो, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इसके साथ में pyridine। अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, AC होल ट्वाइस O, ऐसे लिख दो, या शॉर्ट में आप AC2O लिख दो, AC2O, इस तरीके से। इसके साथ में भी pyridine होगा। अब सिंपल सा प्रोसेस है, pyridine जो है वो क्या करेगा, बेस है, बेस यहाँ से H+ ले जाएगा और ये इसके ऊपर अटैक करके Cl को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो यहाँ से हमारा जो कंपाउंड बना वो क्या बना, देखो ये प्रोटेक्शन ऑफ OH ग्रुप की रिएक्शन जो अभी हम लोग पढ़ेंगे उसके बेसिस पर ये रिएक्शन हो रही है, और यहाँ आ जाएगा C डबल बॉन्ड O एंड OH। इस कंपाउंड को देखो बोलते हैं एसिटल सैलिसिलिक एसिड, दिस इज नोन एज एसिटल सैलिसिलिक एसिड। ये नाम याद रखना क्योंकि जेईई में सीधा ये नाम ही पूछा हुआ है। एस्पिरिन इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है। एस्पिरिन जो होता है ये आपका वाइट क्रिस्टलाइन होता है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है अप्रॉक्सीमेट 152 डिग्री सेल्सियस, अप्रॉक्सीमेट बता रहा हूँ, 152 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। जब बुखार आ जाता है तो हमारे हाथ पांव जब दर्द करते हैं, है ना, ऐसे बोलते हैं भाई पांव टूटने लग गए या हाथ टूटने लग गए, इस तरीके से, तो उसको ठीक करने के लिए हम लोग फीवर के अंदर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, है ना। फीवर के अंदर ये ज्वरनाशी होता है, इसके पेन किलर प्रॉपर्टीज होती है, पेन किलर होता है, एंटीपायरेटिक होता है ये, एंटीपायरेटिक, एनाल्गेसिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, ठीक है। उसके अंदर इसको यूज करते हैं। सिंपल से शब्दों में अगर बात करें तो हिंदी शब्द इसके लिए हो गए, एक तो ज्वरनाशी और पीड़ाहारी, बुखार के अंदर, या दर्द निवारक हम लोग इसको सिंपल सा बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भाई इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो इट इज यूज्ड एज पेन किलर या एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला क्लियर है। दूसरा जो डेरिवेटिव है, अब सिंपल से कंसेप्ट है। देखो हमारे पास में सैलिसिलिक एसिड होगा COH, इसकी रिएक्शन आपने मिथेनॉल के साथ में करा दी मान लो, तो एसिड प्लस एल्कोहल फिशर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। तो यहाँ से एक H और यहाँ से OH, H2O का मॉलिक्यूल बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से कंपाउंड क्या बना, देखो ये बेंजीन OH C डबल बॉन्ड O एंड OCH3, ये आ गया। इसको बोलेंगे मिथाइल सैलिसिलेट। दिस कंपाउंड इज नोन एज मिथाइल सैलिसिलेट। और ये देखो एक तरह का एस्टर ही तो है ये, इसको बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। इसका नाम ध्यान रखना, क्या बोलेंगे इसको, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। ये बेसिकली जब पांव दर्द जो होते हैं ना, जोड़ों का जो पेन होता है, उसके लिए हमारा ये कंपाउंड यूज करता है। जैसे पहले हम लोग तेल वगैरह की मालिश यूज करते थे उसके ऊपर, है ना, तो ये उसी पैटर्न का कंपाउंड है और ये आयोडेक्स बनाने में यूज होता है
आयोडेक्स हो गया, विक्स वेपोरेब हो गया, ये सब जो होते हैं ना उसके अंदर इसको यूज़ किया जाता है। ये आपकी ग्रीन कलर की एक जेली होती है, नाम ध्यान रखना, इसको क्या बोलेंगे, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन। तीसरा जो हमारे पास में हो गया OH COH, इसके रिएक्शन हम लोग इस बार फिनॉल के साथ ही करवा रहे हैं, तो यहाँ से H और यहाँ से OH बाहर आ जाएगा, तो कंपाउंड क्या बन गया अपने पास में, बेंजीन OH C डबल बॉन्ड O एंड OPH, इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल सैलिसिलेट। ये आपका अगेन वाइट क्रिस्टलाइन होता है, वाइट क्रिस्टलाइन, इसका मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेट 53 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसको बोला जाता है सेलॉल। ये आपका एक तरह से इंटरनल एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ भी किया जाता है, इंटरनल एंटीसेप्टिक है ना, पूतिरोधी, आंतरिक पूतिरोधी शब्द इसके लिए यूज़ करेंगे। ये आपका टूथपेस्ट वैक्स वगैरह बनाने में भी यूज़ किया जाता है, वैक्स हो गया, टूथपेस्ट हो गया, इन सब में इसको यूज़ किया जाता है। इतना चीज़ क्लियर हो गई। तो ये कुछ डेरिवेटिव्स हैं आपके सैलिसिलिक एसिड के, और भी होते हैं खूब सारे, लेकिन हमारे लिए ये 2-3 जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक। अब इसके बाद में जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रिएक्शंस आ रही हैं, दैट इज़ रीमेटिमेन रिएक्शन। रीमेटिमेन रिएक्शन ये 2 टाइप की है। फर्स्ट हमारे पास में है दैट इज रीमेटिमेन फॉर्माइलेशन। 2 टाइप की है, फॉर्माइलेशन एंड कार्बोक्सिलेशन। फॉर्माइलेशन का फॉर्मेट समझते हैं पहले। फॉर्मिलीकरण, आपके पास में फिनॉल है, इसकी रिएक्शन आपने CHCl3 उसके साथ में आपने KOH लिया, फॉलोड बाई H3O+ एंड हीटिंग, ये कॉम्बिनेशन। आप इस नेम रिएक्शन को सीधा याद रखें। यहाँ से कंपाउंड क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड, सॉरी सैलिसल्डिहाइड। ये आपका मेजर रहेगा, ध्यान रखना, ऑर्थो वाला, ठीक है। इसका मैकेनिज्म सिंपल सा है, देखो ध्यान से समझना इसको कि भाई हमारे पास में KOH है, तो KOH क्या करेगा, यहाँ से H ले गया तो कंपाउंड क्या बन गया, ये O-, फिर ये इधर आएगा, शिफ्ट होगा, यहाँ पे चार्ज क्या बनेगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज जो है, अच्छा एक चीज़ और कि भाई हमारे पास में CHCl3 + KOH मैंने आपको बता रखा है, इसको जब आप हीट करते हो तो पहले CCl3- बनता है, इसमें से एक Cl- बाहर आएगा, तो CCl2 डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन होता है, साथ में KCl और साथ में H2, ये हमारा इंटरमीडिएट है इसमें। तो अब हमारे पास में ये जो कार्बिन है CCl2, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगी। तो जब ये कार्बन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इस पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। तो देखो पहले कंपाउंड क्या बन गया, यहाँ से ये डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C, इसके ऊपर Cl, सही है, और इस पे चार्ज क्या बन गया, नेगेटिव, इस तरीके से। अब यहाँ पर ये जो H है, ये H रिलीज हो जाएगा, ध्यान रखना, ये H रिलीज होगा और ये बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट हो, क्योंकि जैसे ही H बाहर निकलेगा यहाँ चार्ज क्या बनेगा, नेगेटिव, और ये H कौन एक्सेप्ट कर लेगा, ये कार्बन। समझ में आ गई बात। तो यहाँ से देखो कंपाउंड क्या बना, ये बन जाएगा अपने पास में ये O-, CH, Cl एंड Cl, ये बन गया। अच्छा ये H कैसे रिलीज होगा, OH- ले जाएगा इसको। जेई में अभी 2-3 साल पहले एक सीधा सीधा सवाल था कि भाई कोल्बे ये रीमेटिमेन रिएक्शन के अंदर कितने मोल्स आपका NaOH यूज होता है, सीधा सीधा क्वेश्चन। एक तो हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन जो हम लोग पढ़ते हैं, प्राइमरी अमीन बनाने का तरीका है, उसमें भी ये पूछा गया था कि भाई कितने मोल NaOH यूज हो रहा है। यहाँ पर भी पूछा गया था कि भाई कितने मोल NaOH यूज हो रहा है, ठीक है ना। वहाँ पे 4, यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। कैसे, देखो
अब क्या होगा कि भाई वापस हमारे पास में जो KOH है, ये KOH क्या करेगा, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा, दोनों Cl किससे रिप्लेस कर देगा, O माइनस CH, यहाँ पर 2 OH। समझ में आ रही बात? और उसके बाद में हमारे पास में इसके अंदर से एक H2O बाहर आ गया, तो कंपाउंड क्या बन गया, देखो ये बन गया O माइनस CH OH एंड O। अरे यार क्या कर दिया, ये तो वापस लिख दिया। यहाँ से H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकला तो कंपाउंड बन गया अपने पास में O माइनस और ये C डबल बॉन्ड O एंड H, और फिर इसको हम लोग H प्लस क्या कर देंगे, सप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आ गया OH और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH। इस तरीके से ये मैकेनिज्म चलेगा। आगे बात समझ। नेक्स्ट इससे से रिलेटेड एक रिएक्शन और है जिसको हम लोग बोलते हैं रीमर-टीमेन कार्बोक्सिलेशन। इन दोनों ही रिएक्शंस का मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम चलता है। इसके अंदर क्या होता है, देखो कि भाई हमारे पास में फिनॉल है, इसकी रिएक्शन हम लोग पहले CCl4 प्लस KOH ले लो, फॉलोड बाई H3O प्लस और हीटिंग। CCl4 वहाँ CHCl3 था, यहाँ पर CCl4 प्लस KOH है, तो यहाँ से भी क्या बनेगा कंपाउंड, सैलिसिलिक एसिड। तो सैलिसिलिक एसिड को बनाने का ये एक अल्टरनेट तरीका और है अपने पास में, ये मेजर रहेगा आपका। जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं ये सारी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसका मैकेनिज्म कि भाई हमारे पास में OH माइनस जो है वो H प्लस ले जाएगा, यहाँ से कंपाउंड बन जाएगा फिनॉक्साइड आयन, ये नेगेटिव इधर आएगा, यहाँ शिफ्ट होके नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। फिर हमारे पास में CCl4 है, तो ये नेगेटिव इस पर अटैक करके एक Cl को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो यहाँ से कंपाउंड बन गया डबल बॉन्ड O CCl3, यहाँ से एक H रिलीज होगा, तो कंपाउंड क्या बन गया, ये वापस से O माइनस C और इसके ऊपर 3 Cl। इसको KOH के साथ ट्रीट करोगे तो फिर तीनों Cl रिप्लेस हो जाएंगे किससे, OH से। तो ये बन गया O माइनस C OH OH एंड OH, और इसमें से H2O का मॉलिक्यूल बाहर आएगा। तो ये O माइनस, डिटेल मैकेनिज्म हम लोग लिख रहे हैं, COH बन गया ये, और इसको हम लोग H प्लस सप्लाई कर देंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया अपना, OH एंड COH। ये सिंपल सा प्रोसेस है, मैकेनिज्म सिमिलर पैटर्न पे हैं दोनों, ठीक। अब एक हमने एबनॉर्मल रीमर-टीमेन रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं अलग से। एबनॉर्मल रीमर-टीमेन रिएक्शन बताओ कहाँ पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी बताओ, अभी 2-4 दिन पहले ही पढ़ी थी। कार्बिन के साथ पढ़ाई तो थी, वो पिरिडीन बनाने का तरीका, क्लोरोपिरिडीन और क्लोरोबेंजीन बनाने का जो तरीका था वो यही तो था, ठीक है। इतना क्लियर। 1-2 नेम रिएक्शंस और हैं, उनको भी हम लोग मेंशन कर रहे हैं, फिर इसके प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। एक हमारे पास में आता है गेटरमैन रिएक्शन। बेसिकली ये गेटरमैन फॉर्माइलेशन है, फॉर्मेलीकरण। देखो गेटरमैन नाम से खूब सारी रिएक्शन है हमारे पास में, गेटरमैन फॉर्माइलेशन भी होता है, हमारे पास में गेटरमैन रिएक्शन भी है, गेटरमैन कोच सिंथेसिस भी है, गेटरमैन हेलोजिनेशन भी है, गेटरमैन अमाइड सिंथेसिस भी होता है, अलग अलग पैटर्न की रिएक्शन है। तो नेम रिएक्शंस आजकल जेईई में बहुत कॉमन होते हैं, रिएक्शन लिख देगा और आपको उसका नेम पूछेगा, ठीक है। तो आप फॉर्मेट ध्यान रखें, सिंपल सी रिएक्शन है। गेटरमैन फॉर्माइलेशन में क्या होता है, हमारे पास में फिनॉल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, इसके रिएक्शन HCN प्लस HCl AlCl3 H प्लस है ना, एनहाइड्रस AlCl3 हो सकता है, HCN HCl प्लस AlCl3
H प्लस, दिस रिएक्शन इज नोन एज Gatterman फॉर्माइलेशन। कोई जरूरी नहीं कि HCN यूज़ करें, हम लोग यहाँ पर ZnCN होल ट्वाइस भी यूज़ कर सकते हैं। HCN की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ZnCN होल ट्वाइस HCl AlCl3 H प्लस, है ना। उसके साथ में भी ट्रीट करोगे तब भी प्रोडक्ट यही बनने वाला है। ये दोनों ही रिएक्शंस Gatterman फॉर्माइलेशन कहलाती है और यहाँ से कंपाउंड बन जाएगा सैलिसल्डिहाइड। तो ये एल्डिहाइड वाले चैप्टर में रिएक्शन फिर से रिपीट होगी, Gatterman फॉर्माइलेशन। एक रिएक्शन हमारे पास में होती है। अच्छा, बाकी जो रिएक्शन है हम लोग उसी चैप्टर के साथ में Gatterman वाला पोर्शन कवर करेंगे। अभी एक तो बेंजीन डाइज़ोनियम में उसमें आ जाएगी। एक हमारे पास में होती है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं SN2 रिएक्शंस वगैरह के साथ में, है ना। ईथर बनाने का तरीका सीखा था। विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या होता है भाई, हमारे पास में OH है, इसकी रिएक्शन जब आप NaOH के साथ में कराओगे तो फिनॉक्साइड आयन बन जाएगा। ये बन गया सोडियम फिनॉक्साइड और ये अब एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। इसकी रिएक्शन हम लोग किसी RH के साथ में करा रहे हैं तो ये इस पर अटैक करके X को बाहर कर देगा। ये एक सिंपल SN2 रिएक्शन है। तो यहाँ से कंपाउंड क्या बन गया, ये O एंड R। अब यहाँ पर कंडीशन क्या थी कि RH जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, एक तो 3 डिग्री या हमारे पास में एराइल हैलाइड टाइप का, विनाइल हैलाइड और ब्रिज हेड, क्योंकि इन सब में SN2 रिएक्शन होती नहीं है। इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान रखें। डिटेल्ड एग्जांपल्स हम लोग कर चुके हैं इसके ऊपर। तो ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ईथर को बनाने का तरीका है, ठीक है। उसके अलावा अब हमारे पास में जो रिएक्शन आती है दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ OH एंड NH2 ग्रुप्स। भाई हमने ये बोला था कि फिनॉल वगैरह ये जो है डायरेक्टली फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस वगैरह शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लोग प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। होता क्या है कि भाई ये जो OH फिनॉल है ये हाईली एक्टिवेटेड रिंग है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं CH3C डबल बॉन्ड OCl, या जो हमने उसमें लिया था एस्पिरिन वाले में CH3COCl लिया या कोई एनहाइड्राइड ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। तो ये पिरिडीन यहाँ से H ले जाएगा और इसके ऊपर अटैक करके Cl को क्या कर देगा बाहर। तो दिस इज हाईली एक्टिवेटेड रिंग। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये OC डबल बॉन्ड O और CH3 बन गया, ये कंपाउंड बन गया यहाँ से। अब ये रिंग जो है ये आपकी नॉर्मल एक्टिवेटेड है, क्या मॉडरेटली एक्टिवेटेड। कारण क्योंकि इस OH का प्लस M जितना ज़्यादा लगेगा इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। अब हमने OH को एस्टर में कन्वर्ट कर दिया तो एस्टर का प्लस M तो कंपेरेटिवली क्या होता है, कम होता है, क्योंकि देखो इसका लॉन पेयर इधर भी आ रहा है और C डबल बॉन्ड O की तरफ भी डिलोकलाइज हो रहा है। तो ये उतनी एक्टिवेटेड रिंग नहीं है और हम लोग जानते हैं कि इसमें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शंस वगैरह जितनी भी है वो सारी हो जाती है। इसमें फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगी डायरेक्ट, लेकिन इसमें ज़रूर हो जाती है। समझ में आ रही बात। तो अब हमें क्या करना है, इस कंपाउंड से क्या क्या चीज़ों को सिंथेसाइज किया जा सकता है वो पढ़ना है। यहाँ पे OH की जगह पर अगर NH2 भी होगा ना तब भी यही प्रोसेस होगा। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसको वापस इसका अगर हाइड्रोलिसिस कर देना तो ये वापस से हट भी जाता है, क्योंकि एस्टर का हाइड्रोलिसिस यही तो होता है, एसिड प्लस एल्कोहल बनता है, ठीक है। तो इसको प्रोटेक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग। अब देखो इस कंपाउंड की सहायता से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं वो समझ लेते हैं। OC डबल बॉन्ड OCH3 है मान लो हमारे पास, और अब इस कंपाउंड के अंदर अलग अलग रिएक्शंस रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं। मान लो कि आपने इसकी रिएक्शन Br2Fe के साथ में करा दी, बताओ क्या बनेगा। यहाँ पर OC डबल बॉन्ड OCH3, एक Br यहाँ पर पैरा पर, इसके साथ में ऑर्थो वाला प्रोडक्ट भी बनेगा OC डबल बॉन्ड OCH3 एंड Br। मेजर कौन सा होता है, पैरा वाला प्रोडक्ट मेजर। हेलोजिनेशन करवा सकते हैं आप, इसका नाइट्रेशन भी करा सकते हो, कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड कंसनट्रेटेड HNO3। तो यहाँ से कंपाउंड क्या बन जाएगा OC डबल बॉन्ड OCH3 और यहाँ पर NO2 साथ में बनेगा ऑर्थो। अब मैं नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना।
इसके बाद में आप इसकी रिएक्शन अगर कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में कराते हो तो सल्फोनेशन होगा, O C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पर SO3H प्लस ऑर्थो। मेजर हमेशा पैरा वाला बनेगा। अब ध्यान रखना कि यहाँ से आप इसका फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन भी करवा सकते हो। भाई हेलोजिनेशन हो गया, नाइट्रेशन हो गया, सल्फोनेशन हो गया, ठीक है ना। या अगर कोई दूसरा इलेक्ट्रोफाइल भी लेकर आना है तो वो भी हो जाएगा। मान लो आपने किसी R+ के साथ में रिएक्शन कराई, भाई एल्काइल कैटाइन भी तो ले सकते हैं हम लोग। तो एल्काइल कैटाइन लोगे तो R ग्रुप आ जाएगा इसके ऊपर। तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन हो गया प्लस साथ में ऑर्थो। आप इसका एसाइलेशन भी करवा सकते हो डायरेक्ट। एसाइलेशन कैसे होगा? भाई आप इसमें एसाइलियम कैटाइन को यूज करो तो O C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पर आ गया C डबल बॉन्ड O एंड R प्लस इसका ऑर्थो। क्यों? ये तो रिएक्शन सिंपल सी है। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास में हो रहा है कि आप अगर इस कंपाउंड को, इसी कंपाउंड को AlCl3 H+ के साथ में हीट कर दो, एनहाइड्रस AlCl3 H+ के साथ में हीट कर दिया आपने, तो ये रिएक्शन जो होती है इसको बोलते हैं फ्राइज रीअरेंजमेंट। क्या बोलेंगे? फ्राइज रीअरेंजमेंट। और ये जो ग्रुप है ना यहाँ से, ये यहाँ से हट के इस लोकेशन पे और इसकी पैरा लोकेशन पर आकर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से जो प्रोडक्ट्स बनेंगे दैट इज OH और ये बनेगा C डबल बॉन्ड O CH3 और साथ में बनेगा इसका ऑर्थो वाला OH C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये रिएक्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज फ्राइज रीअरेंजमेंट। इसको समझते हैं कैसे हो रहा है ये। सिंपल सा है, फ्राइज रीअरेंजमेंट। वही सबसे पहले तो हमने कंपाउंड क्या लिया? फिनॉल लिया था। इसकी रिएक्शन हमने कराई C डबल बॉन्ड O Cl इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। तो पहले यहाँ से OH का प्रोटेक्शन हो गया, O C डबल बॉन्ड O CH3 और इस कंपाउंड में हम लोगों ने AlCl3 H+ डाल के हीट किया। तो यहाँ से कंपाउंड बन गया OH C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये जो रीअरेंजमेंट है यहाँ से यहाँ तक का दैट इज नोन एज फ्राइज रीअरेंजमेंट। अब इसको कैसे करवाते हैं? देखो कि भाई ये C डबल बॉन्ड O एंड CH3। सबसे पहले देखो हमारे पास में ये कंपाउंड है तो ये AlCl3 के साथ में रिएक्शन करेगा। O C डबल बॉन्ड O CH3 जो है सिंपल सा मैकेनिज्म है, कुछ भी नहीं है। AlCl3 क्या होता है? लुईस एसिड। तो ये अपने लॉन पेयर से इसके वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। तो यहाँ से कंपाउंड क्या बन गया? O ये AlCl3 माइनस इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? प्लस C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ये पहले ऐसा कंपाउंड बन गया। तो बेसिकली इसमें हुआ क्या है, अब इसको न्यूट्रलाइज होने के लिए ये यहाँ से क्या करेगा? इस ग्रुप को रिलीज कर देगा। तो बेसिकली AlCl3 पिरिडीन की प्रेजेंस में ये जो एसाइलियम कैटाइन है ना, ये डायरेक्टली फ्री हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये सॉल्यूशन में फ्री हो जाएगा। तो यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O दैट इज एसाइलियम कैटाइन, ये सॉल्यूशन में फ्री हो जाता है। ये बाहर आ गया। तो अब हमारा कंपाउंड क्या बन गया? जैसे ही बाहर आएगा ये क्या करेगा? इसकी पैरा लोकेशन पे जाकर रिएक्शन करेगा। तो यहां से कंपाउंड क्या बन गया? देखो इसको तो ऐसे वाइट में लिख लेते हैं। यहां से कंपाउंड बन गया O AlCl3 माइनस और ये पैरा लोकेशन के ऊपर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O एंड CH3 और इसके अंदर जैसे ही आप H+ डालोगे तो इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा एक तरह से और ये बन जाएगा वापस से OH। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है? इन प्रेजेंस ऑफ pyridine AlCl3 द एसाइलियम कैटाइन गेट्स फ्री इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में फ्री हो जाता है और आगे चल के फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कर लेता है। C डबल बॉन्ड O CH3 और साथ में इसका पैरा वाला प्रोडक्ट भी बनेगा OH C डबल बॉन्ड O एंड CH3। फ्राइज रीअरेंजमेंट क्लियर हो गया सभी को? आसान है। अब
इसके अलावा हमारे पास में कुछ रिएक्शंस और हैं, सिंपल से रिएक्शंस है। हेलोजिनेशन रिएक्शन। अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखना कि अगर आप फिनोल का डायरेक्टली हेलोजिनेशन करवाते हो, Br2 के साथ में रिएक्शन कराई H2O की प्रेजेंस में, है ना, तो पॉलीप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर क्या होता है, ट्राइब्रोमोफिनोल का फॉर्मेशन हो जाता है, OH Br एंड Br, है ना। ट्राइब्रोमो वाले जनरली व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेशंस होते हैं, ठीक है, ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो अगर आपको मोनोब्रोमिनेशन करवाना है तो मोनोब्रोमिनेशन के लिए आपको थोड़ी सी कंडीशन चेंज करनी पड़ेगी। आप Br2 के साथ में CH2 ले लो या इसकी जगह CCl4 ले सकते हो, और ये आपका 0 to 5 डिग्री सेल्सियस हम लोग जनरली रिएक्शन यूज़ करते हैं, 278 केल्विन हो गया लगभग, ठीक है। तो यहाँ से मोनोब्रोमिनेशन इसका संभव है, OH Br और साथ में इसका, लेकिन फिनोल एनिलीन के अंदर ये ऐसा नहीं होता है। एनिलीन में चाहे आप नॉन पोलर सॉल्वेंट भी यूज़ कर लोगे ना, तब भी ट्राइब्रोमो एनिलीन ही बनता है। H2O के साथ में भी ट्राइब्रोमो एनिलीन और इसके साथ में भी ट्राइब्रोमो एनिलीन, ठीक है। एनिलीन की एक्टिविटी जो है वो इससे भी क्या होती है, ज़्यादा, क्योंकि NH2 ग्रुप का प्लस M ज़्यादा है OH से। ये बात समझ में आ रही। अब देखो कुछ पर्टिकुलर टाइप के कन्वर्जन्स जो है वो आपको ध्यान रखने हैं कि मान लो आप सैलिसिलिक एसिड को भी अगर इसके साथ में ट्रीट कर देते हो ना, Br2 + H2O के साथ में, तो ये COH भी हट जाता है यहाँ से। ये ऐसे क्वेश्चन जेई में आ रखे हैं ऑलरेडी, तीनों जगह पर आपका क्या आएगा, Br। सिंपल सा मैकेनिज्म होता है, कुछ भी नहीं है, बट आप दिमाग में बिठा लो इसको। SO3H भी होता है तब भी यही हो जाता है, OH यहाँ SO3H हो गया, मान लो यहाँ SO3H हो गया, Br2 H2O के साथ ट्रीट करा तो यहाँ से भी ट्राइब्रोमो, ये इस टाइप से कंपाउंड बन जाता है। हेलोजिनेशन क्लियर। अगर आपको मोनो हेलोजिनेशन करवाना है, मान लो आपको सिर्फ पैरा वाला प्रोडक्ट चाहिए या सिर्फ ऑर्थो वाला चाहिए, ऑर्थो वाला बनाना है मान लो फिनोल से, तो कैसे बनाओगे। हमारे पास इस कंपाउंड से हमें ऑर्थो ब्रोमोफिनोल जो है वो मेजर चाहिए, बताओ कैसे बनाओगे। बताओ क्या करोगे भाई, पैरा को तो ब्लॉक करना ही पड़ेगा ना, हमें सल्फोनेशन वगैरह तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो एक्टिविटी को कम करो, बोलो, सबसे पहले एक्टिविटी को कम करना पड़ेगा। एक्टिविटी को कम करने के लिए हमारे पास में रिएजेंट है CH3C डबल बॉन्ड OCl इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। क्योंकि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं कि भाई जो हमारा प्रोटेक्टेड कंपाउंड बनता है उसकी एक्टिविटी कम हो गई, डायरेक्टली करवा दोगे तो ट्राइब्रोमोफिनोल बन जाएगा। दूसरा रिएजेंट क्या यूज करोगे, पैरा लोकेशन को ब्लॉक करना है, उसका सल्फोनेशन तो होता है ना प्रोटेक्शन वाले का, तो अब आप कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करोगे। फिर क्या करोगे, बोलो, ब्रोमिनेशन, Br2Fe के साथ में रिएक्शन, और फोर्थ नंबर पे डाइल्यूट H2SO4, फिर से हटाना भी पड़ेगा उसको SO3H को, और जब डाइल्यूट H2SO4 डालोगे तो जो एस्टर बनेगा उसका हाइड्रोलिसिस भी हो जाएगा। देखो कैसे कि भाई फर्स्ट रिएजेंट डालने पर हमारा कंपाउंड क्या बना, OC डबल बॉन्ड OCH3, ये प्रोटेक्शन होगी। उसके बाद में सेकेंड रिएजेंट डालोगे तो क्या होगा, इसका तो सल्फोनेशन हो सकता है ना, और कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनता है, पैरा वाला प्रोडक्ट, यहां पर आ गया SO3H। अब थर्ड रिएजेंट से ब्रोमिनेशन, तो OC डबल बॉन्ड OCH3 SO3H और यहां पर Br, और इसके बाद में जब आप डाइल्यूटेड H2SO4 डालोगे या H प्लस H2 डाल दो तो ये भी एस्टर का भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और ये SO3H भी यहाँ से हट जाएगा। आ गया समझ में। तो इस तरीके के कन्वर्जन जेई में बहुत सिंपल से पूछे जाते हैं। सेकेंड हमारे पास में जो रिएक्शन आती है दैट इज नाइट्रेशन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन तो डायरेक्टली पढ़नी नहीं है अपन को, क्योंकि वो हम लोग प्रोटेक्शन करवा रहे हैं, इसके डायरेक्ट होती नहीं है।
नाइट्रेशन की अगर हम लोग बात करें तो ड्यू टू हाईली एक्टिवेटेड रिंग, अगर आप डायरेक्टली इसका कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड कंसनट्रेटेड SO3H के सॉरी HNO3 इसके साथ में रिएक्शन जब करा देते हो नाइट्रेटिंग मिक्सचर, तो हाईली कंसनट्रेटेड होने की वजह से इस फिनोल का ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाता है। क्या होता है? ऑक्सीडेटिव क्लीवेज, ऑक्सीकारी विदलन हो जाता है इस वलय का। किसके अंदर? CO2 प्लस H2O में मुख्य रूप से ये काम होता है। ज़्यादातर जो फिनोल का कंपाउंड है वो CO2 प्लस H2O में ब्रेक डाउन हो जाएगा, और साथ में एक कंपाउंड बन सकता है जिसको बोलते हैं पिक्रिक एसिड, जो हाईली एसिडिक नेचर का होता है। 3 NO2 ग्रुप्स यहाँ पर आते हैं, है ना, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट बनता है, थोड़ी सी मात्रा में बनता है, दैट इज पिक्रिक एसिड। तो अगर आपको नाइट्रेशन कराना है फिनोल का तो आपको थोड़ी सी डाइल्यूटेड कंडीशंस को यूज़ करना पड़ेगा। डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HNO3, या खाली सिर्फ इतना भी लिख के छोड़ देते हैं डाइल्यूट HNO3, या कोल्ड HNO3 भी लिख देते हैं। सबका मतलब एक ही है। यहाँ से आपका नाइट्रेशन हो जाएगा OH NO2 और साथ में बनेगा ऑर्थो वाला। मेजर बताओ कौन सा रहेगा? ऑर्थो वाला। यहाँ मेजर ऑर्थो वाला रहेगा, कारण हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस इज माइनर। याद रखोगे बात? अगर आपको पिक्रिक एसिड ही मेजर बनाना है तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिंग की एक्टिविटी को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। इस टाइप के कंपाउंड लेने पड़ेंगे, और इस कंपाउंड का अगर आप कंसनट्रेटेड H2SO4 एंड कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ में ट्रीट करवाओगे तो पिक्रिक एसिड मेजर बनता है। OH NO2 NO2 एंड NO2, दिस इज पिक्रिक एसिड एंड मेजर प्रोडक्ट। अदरवाइज तो माइनर प्रोडक्ट बन रहा है पिक्रिक एसिड। यहाँ पे चीज़ें ध्यान रखना, क्या डाइल्यूट H2SO4 HNO3, ओनली डाइल्यूट HNO3 लिखा हो या कोल्ड HNO3 लिखा हो, सबका मतलब एक ही। अच्छा, HNO2 के साथ कराओगे तो NO ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। तीसरी रिएक्शन जो होती है दैट इज सल्फोनेशन। सल्फोनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर दो कंडीशंस है। फिनोल की रिएक्शन जब आप कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ में करवाते हो 825 डिग्री सेल्सियस, और एक बार आप रिएक्शन करा रहे हो कंसनट्रेटेड H2SO4 800 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कंडीशंस का अंतर है। तो इस वाले केस में तो ऑर्थो वाला प्रोडक्ट मेजर बनता है, दिस इज मेजर 825 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर बनता है पैरा वाला प्रोडक्ट, ये मेजर बनेगा 800 डिग्री सेल्सियस। और ऐसा भी संभव है कि इसको अगर आप डायरेक्टली हीट भी कर देते हो ना तो ये कंपाउंड इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसको आइसोमराइजेशन बोलते हैं। समावयवीकरण इसको कहते हैं। समझ में आ गया? ये याद रखना है सीधा आपको, ठीक है। तीनों टाइप की रिएक्शन क्लियर है। डायरेक्ट क्रिस्टल रिएक्शन हम लोग करवा नहीं रहे, वो हम लोग ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब एक हमारे पास में आती है रिएक्शन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज डाईएजो कपलिंग रिएक्शन। डाईएजो युग्मन अभिक्रिया। डाईएजो युग्मन अभिक्रिया। देखो, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आप लोगों को पता ही है, उसके साथ में हम लोग फिनोल की रिएक्शन करवा रहे हैं। इसके साथ में हम लोग यूज़ कर रहे हैं N2+ एंड Cl-, और ये डाइल्यूटेड NaOH की उपस्थिति में हो रही है। डाइल्यूट NaOH, यहाँ पर ध्यान रखना कि pH जो है वो 8 से 10 होनी चाहिए, बेसिक मीडियम होना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, फिनोल बेसिक मीडियम में रिएक्ट करेगा, और यही अगर एनिलीन होता, मैं दोनों रिएक्शंस को एक साथ ही करा देता हूँ कि अगर एनिलीन की रिएक्शन यहाँ पर कराएं तो इसमें भी डाइएजो कपलिंग रिएक्शन होती है बेंजीन डाइएजोनियम के साथ में N2+ एंड Cl-, है ना। लेकिन इसकी जो pH है वो आपकी होती है 4 से 6, एसिडिक मीडियम।
ये किस में रहेगा, एसिडिक मीडियम में। तो यहाँ पर भी डाइएजोटाइजेशन हो रहा है, यहाँ पर भी डाइएजो कपलिंग रिएक्शंस हो रही है, दोनों ही केसेस में। तो यहाँ से देखो कंपाउंड क्या बनेगा, OH। ये कैसे होता है डाइएजो कपलिंग रिएक्शन, उसका मैं मैकेनिज्म आपको अभी जब बेंजीन डाइएजोनियम पढ़ेंगे उसके साथ लिखेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, ये N डबल बॉन्ड N इस तरीके से पैरा लोकेशन के ऊपर जोड़ देना है। सिंपल सा प्रोसेस है, देखो मैं बता देता हूँ कि भाई ये हमारे पास में फिनॉल है, O-, ये यहाँ से यहाँ पे चार्ज क्या बनेगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव N ट्रिपल बॉन्ड N जो है ना अपने पास में इस तरीके से यहाँ पॉजिटिव है, तो ये इसके ऊपर ऐसे अटैक करके इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देगा। तो सिंपल सा N डबल बॉन्ड N सिस्टम बन गया। तो ज़्यादा मैकेनिज्म कुछ भी है नहीं, आपको तो क्या करना है, पैरा लोकेशन पर इसको जाकर जोड़ देना है। तो ये जो है ये एक ऑरेंज कलर की डाई होती है, दिस इज ऑरेंज डाई, ऑरेंज कलर का एक रंजक है ये, ठीक है, याद रखोगे इसको। और अगर एनिलीन की बात करें तो हमारे पास में कंपाउंड है NH2 और यहाँ पर N डबल बॉन्ड N और ये इस तरीके से है, इसको बोलते हैं एनिलीन येलो, इसका नाम है। ये आपका येलो कलर का डाई है, येलो कलर का रंजक है। अब जेई में क्वेश्चन इसके ऊपर आ रखा है कि भाई उन्होंने क्या किया कि फिनॉल और NH2 ये दोनों ही कंपाउंड ले लिए और इसकी रिएक्शन उन्होंने कराई है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ में N2+ एंड Cl- इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूटेड NaOH, और pH इन्होंने बोल रखा है 8 से 10। बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बने, ये गेट खोल दे, बोलो भाई। कपलिंग रिएक्शन होगी ना, कहाँ होगी भाई, pH चेक करो आप, 8 से 10 है तो बेसिक मीडियम हो गया। एनिलीन एसिडिक में अगर pH 4 से 6 होती तो इसके ऑर्थो पे कराते, और बेसिक है तो इसके ऑर्थो पे। वैसे होना क्या चाहिए इसके पैरा पे, लेकिन पैरा पे तो ब्लॉक है, तो ब्लॉक होने पर ऑर्थो पे करवा देंगे। तो यहाँ से फाइनल कंपाउंड क्या बन गया, OH, यहाँ पर N डबल बॉन्ड N और pH और ये NH2 सिंपल सा प्रोसेस। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं। ये हो गया आपका डाइएजो कपलिंग रिएक्शन। तो फिनॉल की मेजोरिटी रिएक्शन सारी कवर कर ली है अपन ने। एक लास्ट रिएक्शन इसकी और बच रही है जिसको हम लोग बोल रहे हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन रीअरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एलाइल फिनाइल ईथर्स में होता है। किसमें होगा, एलाइल फिनाइल ईथर्स में। अच्छा लैब टेस्ट बता दिया ना मैंने इसका, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। एलाइल फिनाइल ईथर क्या होता है, देखो फिनॉल की रिएक्शन आप NaOH के साथ में करवा दो तो ये सोडियम फिनॉक्साइड बना देगा। अब देखो ईथर आ रहा है तो काइंड ऑफ विलियमसन ईथर सिंथेसिस ही है, O- एंड Na+, और इसकी रिएक्शन हमने करवाई है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH2Cl इसके साथ में, ये है। तो जैसे ही इसके साथ में रिएक्शन कराओगे तो ये कंपाउंड जो है ये इसके ऊपर अटैक करके Cl को बाहर करेगा। अच्छा ये जो कार्बन है ना इसको हम लोग रेडियो एक्टिव मार्किंग कर रहे हैं, या मतलब बाकी कार्बनों से ये डिफरेंट है, इसको स्टार से मार्क कर दिया अपन ने ताकि अभी हम लोग पता लगा सके भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो ये तो एक तरह का विलियमसन ईथर सिंथेसिस ही हुआ, ये बन गया OCH2 CH डबल बॉन्ड CH2। दिस कंपाउंड इज नोन एज एलाइल फिनाइल ईथर। इसमें जो रेडियोएक्टिव कार्बन जो हमने मार्किंग की है वो कौन सा वाला है, जिस पर ऑक्सीजन अटैक किया। अब ये जो कंपाउंड है ना, इस कंपाउंड को सीधा हीट करने पर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको हमने क्या करा, सीधा सीधा हीट किया है। इसमें एक रीअरेंजमेंट होता है और इसका जो प्रोडक्ट है वो बनेगा OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कंपाउंड बनेगा।
लेकिन स्टार वाला जो कार्बन है वो ये वाला होगा। स्टार वाला कार्बन जो है वो उधर वाला होगा। और अगर ऑर्थो लोकेशन ब्लॉक होगी तो पैरा पे जाके जुड़ेगा। रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है ये ढंग से समझना कि हमारे पास में ये जो कंपाउंड है एलाइल फिनाइल ईथर CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्टार वाला कार्बन है। इसमें एक रीअरेंजमेंट होता है, ये बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट होगा तो ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, चार्ज क्या बनेगा नेगेटिव, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ से इधर शिफ्ट होगा। एक तरह का रीअरेंजमेंट है इसको सीधा सीधा हीट करने पर। तो यहाँ से कंपाउंड बन गया ये डबल बॉन्ड O इस तरीके से। देखो इस कार्बन से अटैच हो गया ये CH2 और ये पाई बॉन्ड यहाँ से आगे शिफ्ट हुआ है तो CH डबल बॉन्ड CH2, स्टार वाला कार्बन कौन सा हो गया ये वाला। अब यहाँ से एक H जो है वो रिलीज होगा, इधर शिफ्ट होगा, तो यहाँ से फाइनल कंपाउंड क्या बन गया, ये बन गया OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, स्टार वाला कार्बन यहाँ पर। ये इस तरीके का, इसको बोलते हैं एलाइल फिनाइल ईथर रीअरेंजमेंट, जिसको क्लेजन रीअरेंजमेंट हम लोग बोल रहे हैं। समझ में आ गया। तो देखो ऑर्थो पे तो लग ऐसा रहा है कि भाई अटैक तो देखो स्टार वाले कार्बन पे हो रहा है, लेकिन जुड़ कहाँ से रहा है, उल्टी डायरेक्शन से। भाई ऐसा भी तो हम लोग बोल सकते थे कि भाई फिनॉक्साइड आयन में ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से रेजोनेंस करके यहाँ आया और यहाँ से अगर अटैक करता तो Cl को बाहर करके ये कार्बन जुड़ना चाहिए था स्टार वाले से। ऐसा ही तो है, जबकि ऐसा नहीं हुआ, पहले वो ईथर बना है उसमें रीअरेंजमेंट होकर ऐसा हो रहा है, तो उल्टा जुड़ रहा है ऑर्थो पे। और अगर पैरा लोकेशन होती, जैसे मान लो सपोज करो कि हमारे पास में ये कंपाउंड ऐसे होता CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और ये स्टार है और यहाँ पर 2 CH3 लगे हुए, तो अगर इस कंपाउंड को आप सीधा हीट करते ना तो ये पैरा पे चला जाता, यहाँ से कंपाउंड बनता OH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, लेकिन स्टार वाला कार्बन यही रहता, पैरा पे सीधा जुड़ता, वो उतना स्ट्रेच नहीं हो रहा है, पैरा पे हमेशा सीधा ही जुड़ता। ऑर्थो पे क्या जुड़ता है, उल्टा, ऑर्थो पे उल्टा जुड़ रहा है, पैरा पे सीधा जुड़ रहा है। समझ में आ गई बात। ये याद रखना है आप लोगों को क्लेजन रीअरेंजमेंट के अंदर। अब इस बात को ध्यान रखने के लिए आप एक शब्द याद रखो, OUPS, या इसको उप्स पढ़ लो, ऑर्थो पे उल्टा पैरा पे सीधा। ठीक, तो ये आपका चैप्टर जो है फिनॉल वो कंप्लीट हो गया।